स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य एक और नए पॉडकास्ट के साथ। और आज है मेरे साथ संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि 2024 कांग्रेस के लिए क्या एक निर्णायक साल रहा, क्योंकि पिछले 10 साल में हमने जो देखा, जो सुना, जो राजनीति देखी, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर नजर आई। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति आप ले लीजिए, चाहे दिल्ली की राजनीति आप ले लीजिए, कहीं आम आदमी पार्टी ने पटखनी दी, आप पंजाब की राजनीति ले लीजिए, कहीं आम आदमी पार्टी ने पटखनी दी स्टेट्स में, तो सेंटर में बीजेपी हावी रही। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जूझती नजर आई। तो कांग्रेस हाशिए पर क्यों गई? क्या कांग्रेस का 2024 में रिवाइवल हो गया या अभी और लंबा सफर तय करना है? आज चर्चा करेंगे संजीव जी के साथ, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस को बड़े करीब से स्टडी करते हैं, जानते हैं। और संजीव जी, मेरा पहला सवाल यही है, कांग्रेस का 2014 के बाद हाशिए पर जाना, या फिर वो जो 10 साल का रिजीम रहा उसमें ही कुछ फैसले ऐसे थे या एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से कांग्रेस की हालत हुई? देखिए, दो चीज़ें रही इसमें महत्वपूर्ण। एक तो कांग्रेस पार्टी 10 सालों तो सत्ता में रही थी लगातार, उसका एक अलग प्रभाव तो था ही। और भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरह की कांग्रेस पार्टी के उन तमाम कमियों को जो कमतर दिखाई देते थे उसको बढ़ा के कैसे लोगों को बीच में रखा जाए। भ्रष्टाचार के मामले में हो, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हो, बेटियों की सुरक्षा के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, तो उन तमाम मुद्दों को बड़ी हाईलाइटेड हो। आपने देखा होगा कि 2014 में बड़े बड़े पोस्टर लगे थे पूरे हिंदुस्तान में, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह की तमाम बातें, वो जो थोड़ा सा नीचे था उसको हाईलाइट किया उन्होंने। और लोगों के मन में जो बात थी कि एक नए हिंदुस्तान, बहुत दिनों से ये भ्रष्टाचार की बातें होते चली आई, अब सब खत्म होगा, और मोदी जी के प्रति लोगों के मन में बहुत उत्सुकता, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे पहले से वो सफल मुख्यमंत्री थे, हिंदुत्व का एक नया चेहरा था। गुजरात एक ब्रांड भी, एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश भी कर दिया था उन्होंने। लोगों को लगा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है और बेहतर होने वाला है, और उसी में मोदी जी का पदार्पण होता है और बड़े शानदार तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पटखनी देती है। कुछ और चीज़ें भी उसमें कारक रहीं। कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरह से उससे पहले के चुनाव लड़े थे उस तरह से उसने चुनाव नहीं लड़ी। एक तरह से हताशा में उसने पहले से ही सरेंडर कर देना, आप उसको समझिए। जिस तरह से 2024 में आपने कांग्रेस पार्टी को लड़ते हुए देखा, वो 14 में आपने नहीं देखा होगा, 19 में भी नहीं देखा आपने। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई, जब सत्ता में आई, तो लगातार एक स्ट्रेटजी के तहत वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करती रही लगातार। और कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्षी पार्टियों पर भी लगातार वो आक्रमण करती रही। तमाम उन विपक्षी पार्टियों के ऊपर एक तरह से अपना प्रभुत्व कायम करते हुए अपने प्रभाव को उनके जो मूल एजेंडे में, कोर एजेंडे में जो चीज़ें थी उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित रखा। क्योंकि वो जानते थे कि हमारे वोटर हमें वोट क्यों दे रहे हैं, उनके जेहन में क्या चल रहा है। वो कट्टर हिंदुत्ववाद की बात वो कर रहे हैं, उन्हें राम मंदिर चाहिए, उन्हें धारा 370 चाहिए, उन्हें वापसी चाहिए। तो तमाम जो उनके कोर एजेंडे में थे उन चीज़ों पर उन्होंने फोकस करना शुरू किया और उसमें वो सफलता भी पाए। क्या मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना कोई गलत डिसीजन था कांग्रेस के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक ऐसे लीडर को बनाते जो आगे भी 10 साल पार्टी को स्टैब्लिश कर जाता या फिर एक अच्छा प्रभाव छोड़ जाता? मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम करने वाले लोगों में से जाने जाएंगे, इतिहास में उनका भी नाम लिखा जाएगा। दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री जिस समय एक तरफ मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे थे, उसी दिन जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मनमोहन सिंह जी को मिल रहा था। अखबारों में एक छोटा सा कॉलम सबसे पिछले वाले पेज में छोटा सा छपा हुआ था। तो ये मनमोहन सिंह को नज़रअंदाज करना और पूरे कांग्रेस पार्टी को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने की बात या कोशिश, लगातार ये बताने की कोशिश कि जो 6 दशक में कांग्रेस पार्टी को, जो देश को जहाँ ले जाना चाहिए था, वहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं ले जा पाई। अब हमारे ये नए प्रधानमंत्री लेके जाएंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे, और ये जो हवा चली ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारी पड़ी। इसलिए 2014 और 2019 के इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत प्रभावित हुए। मैं 2024 पर आऊंगा अभी, चूंकि हमारे पास समय है काफी। मैं राहुल जी की भूमिका से शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी 2014 में क्यों बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे? उनको उस समय पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा जाता था। 2019 में भी यही टैग दिया कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करते हैं फिर छुट्टियां मनाते हैं। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा कि कांग्रेस पार्टी जो अपनी बात जहां पर रख सकती थी या यूपी में रिवाइव कर सकती थी? यूपी में आपको याद होगा कि प्रियंका जी को जिम्मेदारी दी गई 2019 में, 2019 के जो जनरल इलेक्शन है उसमें। तो एक तो यूपी को नेग्लेक्ट करना एक तरह से यही माना जाएगा, और दूसरी तरफ ये कि
राहुल गांधी का फ्रंट फुट पर नहीं आना, इसके पीछे की क्या वजह रही? देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी पहले एक गंभीर राजनेता के तौर पर नहीं लिए गए, और वो थे भी नहीं। आप 1 साल के कोर्स को 3 महीने में पढ़ के पूरा नहीं कर सकते और रिजल्ट सही नहीं ला सकते। राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो समय बहुत कम दे पाते थे। एक राजनेता को आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी आज यदि कोई कार्यक्रम खत्म करते हैं तो कल के लिए उनका प्रोग्राम पहले से बना रहता है राजनीति के तौर पर। जब आप एक राजनेता के तौर पर किसी भी फील्ड में उतरते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो आपको 24/7 एक्टिव रहना होगा, और ख़ास करके तब जब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी खड़ी हो, जो देश की नहीं विश्व की सबसे मजबूत पार्टी हो, जमीन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव हो। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का आपने देखा कि किस तरह से जमीन से वो कटती चली गई। राहुल गांधी को जो भूमिका निभानी थी वो राहुल गांधी ने भूमिका नहीं निभाई। कांग्रेस पार्टी भी उस समय अपने 2 धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा था। राहुल गांधी की कोशिश थी कि एक नए युवा के वर्ग को लेकर के, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन किया, जिस तरह से उसमें जो उनके पिलर थे, बुजुर्ग थे, जो उनके संस्थापक सदस्यों में से थे, ऐसे लोगों को जिस तरह से उन्होंने अपने मार्गदर्शक मंडल में बैठा करके नए पौध के लोगों को, जिस तरह से एनर्जी वाले लोगों को जिस तरह से तरजीह दी, कांग्रेस पार्टी इसमें पिछड़ती चली गई। कोशिश थी लेकिन कांग्रेस को सफलता इसमें नहीं मिली। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी कमोबेश ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो बात होनी चाहिए मजबूती के साथ वो अभी भी आपको दिखाई नहीं देगी। क्या राहुल गांधी अभी भी कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि उन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, उन तक अपनी बात पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है? क्योंकि ये बात कई बार कहीं सुनी गई है, कई बार कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से भी कहीं सुनी गई है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कई लोगों ने एक साथ रिजाइन किया, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उसमें कई फेमस नाम भी थे, जिसमें से कई लोग जो लोग लगातार टीवी डिबेट्स में आते थे, कांग्रेस को डिफेंड करते थे, कांग्रेस पार्टी की बात रखते थे, एक लंबी फहरिस्त थी। तो क्या ऐसा है कि राहुल गांधी एक कुछ स्पेशल लोगों से घिरे होते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल है? दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी की प्राथमिकता ये थी कि वो चाह रहे थे कि यदि किसी को कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, वो बेहतर तरीके से यदि जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो निश्चित तौर पे उससे कारण बताओ नोटिस, या उससे पूछा जाए कि आपने सफलता क्यों नहीं पाई। और दूसरा एक ऐसा वर्ग भी था कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले जो ऊपर दर्जे वाले लोग थे, प्रथम पंक्ति वाले जो लोग थे, उन लोगों ने सत्ता में बहुत दिनों तक सत्ता का स्वाद चखा। तो उनके अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर सत्ता के प्रति जो ललक ये मिली है, इसे बचाए रखना है, इसे और मजबूती के साथ काम करना है, लोगों के बीच में अपने पैठ को मजबूत रखना है। कांग्रेस पार्टी में नए वर्ग के लोग जो थे वो उनके मन में ये बात थी। राहुल गांधी उस तरह के पक्ष वाले लोग थे, लेकिन दूसरे पंक्ति वाले लोग या प्रथम पंक्ति वाले लोगों के मन में इसके प्रति उदासीनता थी। दूसरी बात जो आपने पूछा कि हाँ, वो आज भी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बात जो आपने राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी में मैंने इसलिए कहा कि बहुत परिवर्तन हुआ है राहुल गांधी में। राहुल गांधी को अक्सर बहुत इजीली एक्सेस नहीं है वो, लेकिन अब उनको ये बात समझ में आई है, जब से उन्होंने यात्राएं शुरू की है, लोगों के बीच में उन्होंने जाना शुरू किया है, अब उनको ये बात समझ में आई है कि हमारे जो एक विशिष्ट श्रेणी में अपने आप को जो रखते थे, उससे बाहर निकलना, उस छवि को तोड़ना, लोगों के बीच में जाना उनके राजनीतिक करियर के लिए बेहतर होगा, और वो वैसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 10 साल के रिजीम में बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते थे जिससे पार्टी को फायदा हो, या फिर कांग्रेस आगे निकल जाए, या फिर कांग्रेस स्टैब्लिश हो, लेकिन फिर भी 10 साल के बावजूद पंजाब में आम आदमी पार्टी से सामना हो रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से सामना हो रहा है, यूपी में समाजवादी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है, राजस्थान से सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ से सरकार चली गई, हिमाचल में सरकार बनी, लेकिन सफलताएं कम हैं और चुनौतियां ज्यादा हैं। देखिए, अब आलोचना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे आपके बात पे ही आ रहे हैं, उस शुरुआत वहाँ से कर, हम ये आलोचना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एकला चलो रही है, एक व्यक्ति है जो डिसीजन लेता है, बहुत कड़क है। आलोचनाएं आप कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन बेहद जरूरी है। राजनीति में आपको त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कई बार इस जगह पे इस वजह से मात खाई है कि वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाई है। पंजाब की बात देख लें, पंजाब इलेक्शन के 5 महीने पहले तक हम लोग मान रहे थे कि पंजाब वो राज्य है जो पुनः दोबारा प्लेट में सजा हुआ कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है, लेकिन पंजाब में अपने ही लोगों के द्वारा उथल पुथल, उसमें निर्णय लेने में देरी,
निर्णय लिए भी आप तो जो निर्णय लेने के बाद में अपने ही पार्टी में सरफुटेबल और उसे आप आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती का नाम दे रहे हैं और अपने ही पार्टी के पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो राजस्थान में भी तो यही हुआ। तो उसका खामियाजा आपको राजस्थान की लड़ाई, 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए राजस्थान की, जब आपसी लड़ाई चल रही थी कांग्रेस के अंदर। दोनों पर्यवेक्षक गए, दोनों पर्यवेक्षक जब वहां पहुंचे तो कुछ नेताओं ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, कुछ विधायक उनसे मिले भी नहीं। देर रात तक मीटिंग चली, उस रात पूरी रात खबर में पड़ रहा था, अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खुला है, हम अपनी बात रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको अनुशासित रहना पड़ेगा यदि पार्टी में आप हैं तो। अनुशासन और आंतरिक लोकतंत्र में क्या फर्क है? देखिए, अनुशासन ये होना चाहिए कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए, पार्टी को किसी भी मसले पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए। आप यदि कदम बढ़ा रहे हैं तो उसके नफ़े नुकसान या फिर निगेटिव पॉजिटिव का भी आपको खुद जिम्मेदारी लेने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। लेकिन मुश्किल ये थी कि आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करने के चक्कर में आप अंदर खाने में ही अपने एक दूसरे के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आए, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। यदि आला कमान डिसीजन लेता और ऊपर से एकदम स्ट्रिक्ट एक आवाज़ आती, एक डिसीजन मिलता कि ये मेरा डिसीजन है और आखिरी डिसीजन है, और ऐसा इसलिए हुआ चूंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष के लोग भी 2 धड़ों में बटे थे। जैसे कि मैंने कहा कि एक युवा वर्ग, एक का नेतृत्व राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे थे और एक का नेतृत्व या एक अलग पक्ष जो सोनिया गांधी के साथ थे। इसकी वजह से ये आज कौन सा वर्ग हावी है कांग्रेस के अंदर? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज के वर्ग में हावी होने की बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई पिछले 10 सालों में, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की गई, कांग्रेस पार्टी का दुगनी रफ्तार से वापस आना ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई है। यदि कांग्रेस पार्टी वापस दुगनी रफ्तार से आई या फिर राहुल जी दुगनी रफ्तार से ताकत लगा के वापस आने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल जी, मैंने कहा कि राहुल जी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। राहुल जी जिस तरह से पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के रूप में उनको जाना जाता था, आज के वक्त में राहुल गांधी एक परिपक्व राजनेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनकी सोच समझ, दूरगामी परिणाम, बोलने की क्षमता, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे आज के वक्त में इतने परेशान क्यों हैं? उसका कारण यही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को आप फांसी पर धकेल रहे थे, राहुल गांधी को यहाँ हिंदुस्तान में कोई सुनने वाला नहीं था। एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी का था, वैसे ही विदेशों में था। विदेशों में भी मोदी जी जाते थे तो मोदी मोदी के नारे लगते थे, तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, लेकिन आज वहाँ भी राहुल गांधी मंच शेयर कर रहे हैं। वहाँ राहुल जी तो पहले भी जाते थे मंचों पे, कई मंचों पे गए हैं इससे पहले भी, लेकिन उनके बयानों को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन तो उनके जाएंगे भी, उस पर भी बात होगी। लेकिन उनके बयानों पर कभी गृह मंत्री स्टेटमेंट देते हुए इससे पहले तो नहीं दिखे। गृह मंत्री का कूद जाना और पूरे भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का कूद जाना ये दिखाता है कि आप उन्हें सीरियस ले रहे हैं। आप उन्हें सीरियस ना लेते तो पहले इग्नोर करते थे, वैसे ही इग्नोर कर देते आप। नहीं, अब तो वो LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो मैं विदेश वाले मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन 2024 के रिजल्ट की मैं पहले थोड़ी बात कर लूं। 2024 में 99 सीट हासिल कर लेना क्या कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जहां आप खत्म करने की बात कर रहे थे, उसे समाप्त करने की बात कर रहे थे, वो तकरीबन 2.5% मतों का इजाफा हुआ था 2019 और 2024 के बीच में। तकरीबन 19 दशमलव कुछ 19 में था और 22 दशमलव कुछ हो, मतलब 2.5% का इजाफा वोटों के प्रतिशत में हुआ था 2024 में। और उस 2.5% का मतलब ये था कि वो 99 तक पहुंच गए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का आगे की तरफ जाना राहुल गांधी के प्रयास से या राहुल गांधी की नीतियों से, और भारतीय जनता पार्टी का पीछे की तरफ आना। ये कह सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, लेकिन 63 सीटें तो उसकी कम हुई है ना। जो भारतीय जनता पार्टी पहले अब सरकार में अपने बदौलत थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज NDA की सरकार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते और नीतीश कुमार ऐन वक्त पे यदि पलटी नहीं मारे होते, भारतीय जनता पार्टी तो हार चुकी थी, कहानी खत्म हो चुका था इसी इलेक्शन में। आज दूसरी बात होती यदि ये दोनों साथ में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो गया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, जिस तरह से पूरे इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री की भाषा लय ताल बिगड़ते हुए आपने देखा, वो मदिरा मांस मंगलसूत्र मुसलमान मुजरा तक वो पहुंच गए थे। वो सारी बातें जो लय बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, उनको एहसास हो चुका था कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत एक इंडिया गठबंधन के नाम पे अपनी लगा चुकी है। जी, वो तो बीजेपी की बात है यार, बीजेपी के मैटर पर किसी और दिन चर्चा होगी। लेकिन राहुल जी ने 2 यात्राएं की, 2 भारत जोड़ो यात्रा हुई, एक उत्तर से लेकर दक्षिण, एक पूर्व से लेकर पश्चिम तक की। और उस 2 यात्रा का
आप क्या ये आउटकम मानते हैं कि 2.5% का वोट इजाफा होना ये ठीक ठाक परिणाम है, नतीजा है? जहां कांग्रेस पार्टी विलोम गति को प्राप्त हो गई थी, पीछे की तरफ बैक गियर लग गया था, वहां कांग्रेस पार्टी, यदि राहुल गांधी निकलते हैं, एक यात्रा करने निकलते हैं, कई लोग उनसे पूछ रहे थे कि इलेक्शन के वक्त आप इलेक्शन वाले राज्यों को छोड़कर के किसी और राज्य में यात्रा कर रहे हैं आप। वो कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसका किसी एक इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है, किसी एक स्टेट के चुनाव से कोई मतलब नहीं है इसका। और उनकी जो कोशिश थी, जिस तरह से, ये मत भूलिए कि राहुल गांधी तब सड़क पर निकले थे जब एक तरह से कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को मीडिया भी इग्नोर कर रही थी। ये जिद थी राहुल गांधी की। ये वो पारंपरिक राजनीति थी कि जब पहले के राजनेता सड़कों पर निकल जाते थे, अंत में मुख्य धारा की मीडिया भी पीछे पीछे हो ली। जो पहले इग्नोर कर रही थी, राहुल गांधी जब आगे बढ़ते चले गए और सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से जब वो लगी कि उनकी उपस्थिति बेहतरीन हो रही है, बाकी ये मीडिया भी उनके साथ आई, तो उन्होंने जो नब्ज पकड़ लिया था, जो कमियां थी उनमें, जो कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे राहुल गांधी की, वो उन्होंने निश्चित तौर पे मजबूत किया आज के वक्त में लोगों के साथ। नहीं, इसके बाद तो कई मेजर इलेक्शंस हार गए, जैसे राजस्थान में बात थी कि भाई पक्के तौर पर वापसी की बात है। छत्तीसगढ़ में किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि छत्तीसगढ़ हार जाएंगे। इसके अलावा और गुजरात देख लीजिए, इसके अलावा कई और एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर इसकी वजह क्या रही? देखिए, जब केंद्र में आपकी सरकार होती है तो आपके पास बहुत पावर होता है, बहुत सारे असंतुष्टों को जगह देने के लिए भी या उनको संतुष्ट करने के लिए भी आपके पास सिस्टम होते हैं। जब आपकी सरकार केंद्र में नहीं हो और राज्यों में भी बहुत सीमित जगहों पे हो, सारे सिस्टम आपके पास अनुकूल ना हो, मीडिया आपके अनुकूल ना हो, तो उस परिस्थिति में निश्चित तौर पर आपकी वापसी आसान नहीं होगी। और उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का पॉजिटिव, या जहां ऋणात्मक गति से वो पीछे की तरफ विलोम गति में जा रहे थे, वहां यदि वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी पुनः अपने उस जगह को भी प्राप्त करेगी। हमने देखा है तकरीबन 135-40 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी 50 बार से ज़्यादा टूटी है। कई टूटी हुई पार्टियां अलग अलग स्टेट में अपना सरकार चला रही हैं, लेकिन तब भी एनसीपी है, टीएमसी है, लेकिन तब भी मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले तक लगातार 10 सालों तक सत्ता में रही है। तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, जैसा कि लोग मानते हैं, वो विचारधारा खत्म नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जैसे आक्रामक राजनीति नहीं कर सकती है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव को, कांग्रेस पर तो आरोप हमेशा ध्रुवीकरण के ही लगते रहे और कहा गया कि मुस्लिमों के हित के ही फैसले और मुस्लिमों के हित के लिए कानून बनाए गए। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा राजनीतिक दल होगा और राजनेता होगा जो बहुसंख्यक को इग्नोर करके अल्पसंख्यक की राजनीति करके सत्ता में बने रहने की कोशिश करेगा? भारतीय जनता पार्टी आज क्यों मजबूत है, 10 सालों तक क्यों मजबूत रही? क्योंकि खुलेआम में बहुसंख्यक की राजनीति करती रही। तो कोई राजनेता या राजनीतिक दल बहुसंख्यक को इग्नोर नहीं कर सकता। उस समय कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात कर रही थी। राजनीति में प्रतिशत, जाति, धर्म, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये तो देखा ही जाता है, उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी बहुसंख्यक आधारित राजनीति पर वापस लौट रही है। ये नहीं कह सकते बहुसंख्यक आधार की राजनीति पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मूल स्वभाव पे लौटती हुई दिखाई दे रही है, अपने मूल स्वभाव पे। चूंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब जब राहुल गांधी ने वो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ डाल लिया, चंदन कर लिया, उससे फायदा नहीं हुआ, उससे राहुल गांधी को फायदा नहीं हुआ। चूंकि यदि वोटर कट्टर हिंदुत्व की बात करेंगे तो उसके पास ऑलरेडी पहले से भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी का चेहरा है, तो वो क्यों केवल चंदन लगा लेने से और जनेऊ पहन लेने से राहुल गांधी को वोट देने जाएगा? भला ये गलतियां की है उन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनसे अपने वो जो संतुलित वोट थे, वो जो धर्मनिरपेक्ष वोट थे, वो वोट उनसे बिदक गए इस बात पे। मुसलमानों के वोट, हिंदुओं के वोट भी, दोनों पक्ष, हाँ, दोनों के लोग, वो लोग बिदक गए उसे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वो चरित्र नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी को किसी ने इस रूप में पहले कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो करने की एक कोशिश थी। अब होता है राजनीति में, जब आप लगातार हारते चले जाते हैं, केंद्र की सत्ता चली जाती है, स्टेट आपसे निकलने चले जाते हैं, तो तरह तरह के लोग समझाते हैं, समझ भी उसी तरह से बनती चली जाती है और प्रयोग चलता है। आपने 1-2 बार मीडिया शब्द कोट किया, मतलब 2-3-4 बार मीडिया शब्द कोट किया। क्या एक रणनीति का हिस्सा था या रणनीति का हिस्सा है कि मीडिया सॉफ्ट टारगेट है, मीडिया को टारगेट करके अपनी बात, अपना नैरेटिव गढ़ा जा सकता है? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने जो कदम पहले चला, या कांग्रेस पार्टी पहले जब सत्ता में थी, ये बिल्कुल ऑन कैमरा में ये बात कह रहा हूँ
कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि वो भी मीडिया को अपने तरफ नहीं खींचते थे, आकर्षित नहीं करते थे, लेकिन वो किसी बड़े संस्थान में, चाहे वो कोई पत्रिका हो या अखबार हो या टेलीविज़न इंडस्ट्री हो या न्यूज़ चैनल हो, उसमें से गिने चुने लोगों को अपनी तरफ वो रखते थे और वो अपना काम निकालते थे और वो उनके लिए वो काम करते थे, उस तरह की रिपोर्टिंग करते थे। भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 कदम आगे उससे कदम अपना बढ़ा दिया। आप किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे थे, उसने पूरे संस्थान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आप कह सकते हैं कि हमें नाम लेने में परेशानी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इन्वेस्टमेंट है। हम मीडिया की बात कर रहे हैं, अखबार लोग पढ़ते नहीं हैं। अब तो सोशल मीडिया एक बचा हुआ था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये निष्पक्ष है। अब तो सोशल मीडिया को भी देश के प्रधानमंत्री जी बुला करके और उसको भी सम्मानित करना शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि योगी जी ने सीधा कहा कि सरकार की नीतियों को यदि आप प्रचार प्रसार के तौर पर दिखाते हैं, बताते हैं, तो आपके लिए भी हमारे पास सिस्टम है। तो उसे भी प्रभावित करने की कोशिश करी जा रही है। तो विज्ञापन है। तो ये मीडिया सॉफ्ट टारगेट नहीं है। सवाल यह है कि सत्ता में कौन है। आज से 10 साल पहले मीडिया किससे सवाल पूछती थी? जो सत्ता में है उससे सवाल पूछती थी। क्या आज उसी तरह से आंखों में आंखें डाल के? भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री 11वें साल में है और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं रखता है। ये तो भारत के इतिहास में पहली बार है। आप क्यों नहीं लोगों से बात करते? क्यों नहीं मेरे सवाल का जवाब देते? किसी मीडिया ने पूछा? 1 to 1 बात करते हैं आप। मंत्री मोदी ने तो 2024 के इलेक्शंस के पहले यूट्यूब चैनल्स तक को इंटरव्यू दिया, मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया। 2019 के इलेक्शंस में भी, इलेक्शन से ठीक पहले, मतलब जो 5 साल का लेखा जोखा होता है, जो 1 to 1 तो होता ही। 5 साल का जो हिसाब किताब होता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने। हम तो नाम नहीं लेंगे। एक कॉन्क्लेव में हमने देखा कि देश के गृह मंत्री का इंटरव्यू हो रहा था, उनको पहले से ही सवाल दिए गए थे, वो सवाल का जवाब लिख के लाए थे। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा जाता था। वो जब भी विदेश से आते, उनको तो रिमोट पीएम भी कहा जाता था। जब भी विदेश से आते थे, कम से कम इतनी हिम्मत तो रखते थे कि एक कुर्सी पर बैठे थे, सामने कैमरा लगा हुआ रहता था और 10, 20, 50 पत्रकार होते थे और सवालों का जवाब देते थे। ये चलन खत्म नहीं है। आप भागते हैं, आप नहीं चाहते हैं, आप फेस नहीं करना चाहते, आप अपने मन की बात करना चाहते हैं एक तरफा। तो ये तो सवाल रहेगा ना। आप ये कह के नहीं निकल सकते कि ये चलन की बात है। 2024 के बाद 2029 का इलेक्शन जब होगा तो उसमें, उसको लेकर जो तैयारी अभी से की जा रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी किस ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यदि इस तरह की दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने रणनीति में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आने वाले दिनों में जिस तरह से, या वर्तमान में जो इलेक्शन का परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कुछ उपचुनाव हुए, कुछ चुनाव अभी होने वाले हैं लगातार, कुछ कल जम्मू कश्मीर के होने वाले हैं, ये नतीजे तय करेंगे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ होगी और कांग्रेस पार्टी कहाँ होगी। दरअसल जो सपने दिखाए थे 10 सालों में, 10 सालों में ये लोगों ने ये महसूस किया है कि हमसे जो वादे किए गए थे उस वादे पे सरकार खरा नहीं उतरी है। आपने, मंदिर हमें चाहिए, हम हिंदू हैं, मंदिर तो चाहिए हमें, लेकिन साथ साथ रोजगार भी तो चाहिए हमें। बेरोजगारी का आलम पिछले 45 सालों में, 47 सालों में सबसे ज्यादा चरम। मंदिर सरकार थोड़ी बना रही है, श्रेय तो ले रही है ना, श्रेय ले रही है, लेकिन सरकार नहीं बना रही। फोकस तो कर। और जहां मंदिर बन रहा है वहां मंदिर से हजारों लाखों रोजगार के अवसर पूरे हिंदुस्तान में मंदिर ही निर्माण करा दीजिए, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। तो कई मंदिरों के हॉस्पिटल चल रहे हैं सर, तो वही तो मैंने कहा, कई मंदिरों के निःशुल्क हॉस्पिटल चल रहे हैं, निःशुल्क विद्यालय चल रहे हैं, निःशुल्क महाविद्यालय चल रहे हैं, निःशुल्क कॉलेजेस चल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेलवे में तकरीबन 3 लाख भर्तियां अभी बाकी हैं, बैंकों में भर्तियां बाकी है, शिक्षकों की भर्तियां बाकी हैं, सेना में भर्तियां बाकी है। आप अग्निवीर जैसे योजनाएं लेके आते हैं, प्रधानमंत्री ये कह के निकल जाते हैं कि आप बजट का रोना रोते हैं। क्या हम अपने लिए बजट का रोना रो रहे हैं? लेकिन सच बात यह है कि इन भर्तियों पर सरकार भर्तियां क्यों नहीं कर रही हैं? आप परीक्षा तक, हिंदुस्तान में एक परीक्षा फेयर नहीं करा पा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की बात करी जा रही है, सबसे ज्यादा वहां पेपर लीक हुए हैं। एक नीट की परीक्षा की बात कर ली, इससे ज्यादा प्रतिष्ठित तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 2 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले सरकार लड़ी रही कि नहीं, नीट लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.11% यदि भी उसमें कोई गुंजाइश हो कि पेपर लीक हुआ होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोबारा के लिए तैयार रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रोसेस कहाँ रोका?
और ये बात कहने और के बावजूद रीनीट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ लोगों के साथ गड़बड़ियां हुई है उसको ठीक करके जो काउंसलिंग है उसको फिर आगे बढ़ाया। पवित्रता प्रभावित होने का मतलब क्या था? ये सवाल उठाया था। नहीं, पेपर लीक तो हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने माना पेपर लीक हुआ। को लगता है तो सुप्रीम कोर्ट रीनीट के ऑर्डर पास कर सकता था, उसके पास पावर मैं है। उसमें प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले सरकार जो बात कहती है और फैसला ले रही है, सरकार के मंत्री जो शिक्षा मंत्री जो बात कह रहे हैं, वही बात यदि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है तो निश्चित तौर पर संदेह तो पैदा होता ही है। मैं चूंकि वक्त सीमित है, मैं एक दो सवाल और आपसे करूंगा। राहुल जी की विदेश यात्रा को लेकर इस बार फिर से सवाल बहुत उठ रहे हैं। इससे पहले भी राहुल जी जब विदेश यात्रा पर गए तो सवाल उठे। इस बार राहुल जी जब विदेश गए तो उन्होंने कहा कि सिखों के कड़ा पहनने पर, सिखों के पगड़ी पहनने पर रोक लगाने की बात हो। इसके बाद बात अगर हो तो फिर क्या करेंगे, इस तरह की कुछ उन्होंने एग्जैक्ट, मुझे लाइन अभी याद नहीं आ रही है। इसको लेकर काफी विवाद हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन भी हुए। वो बार बार जाके देश के हालात को बड़ा भयावह बताते हैं। पहली बात क्या विदेश की धरती पर देश के हालात के बारे में भयावहता पैदा करना या फिर मिस गाइड करने की बात जो बार बार बीजेपी करती है, क्या इस तरह की बात होती है? तो इस नजरिए से देश के प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में पैदा लेने वाले शर्म महसूस करते थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी का एजेंडा क्या है? मैं राहुल गांधी पे आ रहा हूँ। एक बात तो लोगों को समझ लेनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री या देश के सरकार की आलोचना करना हिंदुस्तान के प्रति देशद्रोह का भाव नहीं होता है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि बेरोजगारी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और यदि चीन में बेरोजगारी कम है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। जब भी आप उत्पादन करेंगे निश्चित तौर पे वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, खपत ज़्यादा होगी और फिर आप अपना सामान भी वितरित करेंगे। उनके बोलने का मतलब ये था। और उन्होंने चीन को इस संदर्भ में कहा था कि चीन के पास बेरोजगारी कम है, इस वजह से उन्होंने चीन को कोट किया था। चीन में लोकतंत्र भी तो नहीं है। और दूसरी बात, नहीं, उससे लोकतंत्र से लेना ही देना नहीं था। उन्होंने जिस बात के संदर्भ में कहा उस संदर्भ पे हम आते हैं। चीन की आंतरिक स्थिति क्या, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ ये कि यदि यहाँ मैन्युफैक्चर हब होता, यदि हम यहाँ उत्पादन करते, पिछले 10 सालों में उत्पादन पर ध्यान देते, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देते, तो हम भी दूसरे देशों में अपने माल की खपत करते और सप्लाई करते, हमारे यहाँ भी बेरोजगारी कम होती। पहली बात ये। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यदि कहा कि कड़ा पहनने के बारे में, वो एक प्रतीकात्मक था कि कोई पत्रकार वहाँ पे कड़ा पहन के बैठा हुआ था। राहुल गांधी दरअसल ये कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान में यदि एक पोटली किसी के हाथ में मांस का है तो ये जान करके कि वो मांस बकरे का है या गाय का है, इसलिए उसकी जान यदि ले ली जाती है, यदि मार डाला जाता है तो निश्चित तौर पर बड़ी भयावह स्थिति है। गुजरात में किसी के हाथ में मांस की पोटली देकर के उसके दलित के चमड़े उतार दिए जाते हैं, तब तो बड़ा बेहद खतरनाक है। मॉब लिंचिंग में जो व्यक्ति जेल से वापस आता है उसे देश के मंत्री, इस सरकार के मंत्री जाकर के यदि झारखंड के जेल से निकलते समय फूलों का माला पहनाते हैं तो कौन सा मैसेज आता है इससे? तो ये जो वैमनस्यता का भाव, ये आप जो पक्ष रख रहे हैं वो आपकी राय है। चीन का मैंने कोई नहीं देखा, चीन का कोई लीडर विदेश में जाकर उइगर मुसलमानों के हक की बात कर रहा हो कि भाई उनकी दाढ़ी मुड़वा दी जा रहे हैं, टोपी उतरवा दी जा रही है, बड़ा मुश्किल है उनके साथ, उनके घर में चीनी पुरुष भेज दिए जा रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ ब्लैक एंड वाइट का मसला है यूएस का कोई लीडर दूसरे देश में जाकर ये एक्सेप्ट कर रहा हो कि हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट का मैटर है। और कई बार इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ब्लैक लाइफ मैटर जो है वो हैशटैग पर ट्रेंड करने लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इस मामले में एक एहतियात बरती जा सकती है? मैं फिर कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री यदि बाहर जाते हैं और उन्हें ये कहने का अधिकार मिलता है कि हिंदुस्तान में 2014 से पैदा होने वाले लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो एलओपी यदि बाहर जाता है, हिंदुस्तान से बाहर जाता है, तो देश के राजनीतिक मसलों पे बात करने का उसे भी अधिकार है। वो अपनी बात रख रहे हैं और कहीं से भी देशद्रोह की श्रेणी में ये नहीं आता है। आप जाके बोले तो बेहतर है और देश का एलओपी जाके बोले तो गलत है। ये तो दो क्राइटेरिया हो गया ना। आप मत बोलिए, कोई जाके मत बोले, नहीं बोले, आखिर बात क्या करे? आपकी गाथा गए। मतलब विपक्षी दल का यदि नेता जाता है विदेश में तो जाकर के देश के सरकार के बारे में गाथा गए, केवल कमियों के बारे में बात न करे, क्या बात करे वो? आप जब जाते हैं वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट होती है और आप अपना पूरा गाथा गा के चले आते हैं। तो विपक्षी पार्टी के यदि नेता जाते हैं और आपकी आलोचना करते हैं तो विपक्षी पार्टी को यूएस में चुनाव तो नहीं लड़ना होगा, तो उनको भी तो चुनाव नहीं लड़ना है वहाँ पे। प्रभावित करने की क्षमता वो भी कर रहे हैं, प्रभावित करने की क्षमता ये भी कर रहे हैं। निवेश लाने के लिए हो सकता है भारत की तारीफ। कितना निवेश पिछले 10 सालों में भारत में लाया गया? देश के प्रधानमंत्री बताएंगे, आंकड़ा है उनके पास। यदि वो निवेश ही लाए होते तो क्या इस तरह से बेरोजगारी का आलम होता?
पिछले 10 सालों में 3 गुना से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान पर ऋण का कर्ज दबा दिया उन्होंने। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? हिंदुस्तान की स्थिति अंदरूनी, अंदर से खोखला, जो आप सड़कों पे देख रहे हैं कि गाड़ियां जा रही हैं और कैसे गोला हो जा रहा है, उसमें गाड़ी, आदमी समेत गाड़ियां नीचे चली जा रही हैं, ऊपर से चिकने। आप ये मानते हैं कि 2014 तक भारत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट में नंबर 1 था और भारत आत्मनिर्भर भारत था, 2014 के बाद से डिक्लाइन आया? नहीं, अब मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता जो बात आप कह रहे हैं। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान लगातार अपने साख के वजह से, अपने राजनीति की वजह से, अपने वजह से मजबूत होता गया है, सम्मान पा रहा है लगातार। 2000 चाहे 14 हो, 2019 हो, 2025 हो, 29 हो, मतलब आगे आने वाले दिनों में भी दुनिया में हिंदुस्तान अपनी साख को और ज़्यादा मजबूत करता गया है। हिंदुस्तानियों के जीवन जीने की पद्धति, रहने सहने, खाने पीने, हर मामले में हम पहले से ज़्यादा। 2029 में एक छोटा सवाल लूंगा, चूंकि टाइम अब हो चुका है मेरे पास। 2029 में राहुल जी की भूमिका क्या देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पे विपक्षी तौर पे और कांग्रेस के लिए एक सशक्त नेता के तौर पे वो काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी अपनी भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी अभी जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में है, और ज़्यादा मजबूत और सशक्त भूमिका रहेगी। ये जनता तय करेगी, हम और आप नहीं। संजीव जी, वैसे हम भी तो जनता का ही पार्ट है। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए। बातचीत तो बहुत मजा आ रहा था और लंबा हम बात कर और लंबी बातचीत चल सकती थी और लंबा वक्त गुजार सकते थे, लेकिन फिलहाल मुझे इसे यहीं रोकना होगा चूंकि और भी कमिटमेंट्स हैं और भी कार्यक्रम है। तो संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे, जिन्होंने खुलकर बातचीत की कांग्रेस के रिजीम के बारे में और कांग्रेस के भविष्य के बारे में। पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात।